फ्रेंड्स, हमारा पॉलिटी के अंदर भाग 5 चल रहा है और भाग 5 में हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये देख लिए हैं। अब हमारा आज भाग 5 में है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं, किन्होंने कौन सा कार्यकाल किया, कौन से प्रधानमंत्री के टाइम में कौन सा युद्ध हुआ, कौन से समझौते हुए। तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि लोकसभा में जिसे बहुमत मिलता है वो ही आगे उनको ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ना कि निर्वाचित होते हैं, यानी इनके प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होते। हम सांसदों को चुनते हैं और संसदों में जो मंत्री बनते हैं उस मंत्रियों में जो बहुमत मिलते हैं इनको वहाँ बहुमत दल का नेता होता है। और ये लोकसभा से होते हैं। अगर लोकसभा से ना हो तो राज्यसभा भी इससे होते हैं। और राज्यसभा से हम देखते हैं कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं जो राज्यसभा से सदस्य थे, जैसे कि इंदिरा गांधी 1966 वो राज्यसभा से संसद सदस्य थी, और SD देवगौड़ा जो 1996 वो राज्यसभा से सदस्य थे। और हम देखते हैं मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने थे और दोनों बार में मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में दोनों बार में मनमोहन सिंह राज्यसभा से सदस्य थे। तो ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा से, ये नहीं, वैसे तो देखें तो लोकसभा से बहुमत प्राप्त नेता होता है, लेकिन ना हो तो वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। अगर इन दोनों की सदस्यता नहीं ग्रहण की हो तो भी प्रधानमंत्री बनता है, तो 6 माह के अंदर उसकी दोनों में से एक ही सदस्यता लेनी पड़ती है। और हम देखते हैं लोकसभा में अगर लोकसभा से अगर चुनी जाती है प्रधानमंत्री, तो हम देखते हैं लोकसभा के अंदर 25 वर्ष होती है आयु, और राज्यसभा से अगर चुने जाते हैं राज्यसभा से 30 वर्ष होती है। अगर लोकसभा से चुनी जाती है तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा से अगर चुनी जाती है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये प्रावधान रखे गए हैं। तो प्रधानमंत्री जो कि भाग 5 में स्थित है, और प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है, और लोकसभा ने राज्यसभा से भी सदस्य हो, अगर लोकसभा से ना हो तो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। और वैसे हम देखते हैं राज्यसभा से 3 प्रधानमंत्री चुने गए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, SD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, दोनों डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तीनों राज्यसभा से चुने गए थे। यानी लोकसभा से बहुमत दल में रहे राज्यसभा के सदस्य अगर दोनों से ना हो, अगर नहीं हो तो 6 माह के अंदर दोनों में से किसी एक का सदस्य, दोनों में से एक की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगर 6 माह में अगर वो उनसे सदस्य नहीं ग्रहण की जाती है तो वो स्वतः ही इस पद से निष्कासित हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री को हम देखते हैं नियुक्त राष्ट्रपति करता है, यानी नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अनुच्छेद 75(1) के तहत करता है। अनुच्छेद 75(1) के तहत लोकसभा के बहुमत दल का नेता
साइड में आज लोकसभा के बहुमत दल का नेता को नियुक्त किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है और लोकसभा से और राज्यसभा से होते हैं। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए भी है, हमने देखा है। श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, वो राज्यसभा से सदस्य थी, राज्यसभा से सदस्य 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी ये राज्यसभा से सांसद थी, ये पीएम बनी थी। और एच.डी. देवगौड़ा ये भी राज्यसभा से थे 1996 में और नियुक्त किए थे। यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। निर्वाचित के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होते, इनको संसद द्वारा चुनकर बहुमत दलीय नेता को बनाया जाता है नियुक्त। और तीसरे थे मनमोहन जी है, डॉक्टर मनमोहन जी है। और मनमोहन जी हम देखते वित्त मंत्री के पद से ये प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। यानी डॉक्टर मनमोहन से 2004 और 2009 में दोनों कार्यकाल के दौरान ये राज्यसभा से संसद सभा से थे। और राज्यसभा अगर लोकसभा से होते हैं तो न्यूनतम 25 वर्ष होती है न्यूनतम, और ये राज्यसभा से नियुक्त हुए तो न्यूनतम 30 वर्ष। वैसे तो हम देखते हैं सर्वाधिक युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए थे, सर्वाधिक युवा प्रधानमंत्री 39 वर्ष की आयु हुए थे। ये सभी इससे ऊपर के न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम यहाँ राज्यसभा की है 30 वर्ष है और लोकसभा की है 25 वर्ष। और अगर इन दोनों की सदस्यता नहीं है तो 6 माह के अंदर इनको, यानी 6 माह के अंदर दोनों में से कोई किसी की भी सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य होती है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अपनी सार्वभौमिक की शक्ति से भी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक की शक्ति से राष्ट्रपति अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले, अगर प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपनी सार्वभौमिक की शक्ति से इनको नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति की सार्वभौमिक की शक्ति से राष्ट्रपति किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर सार्वभौमिक की शक्ति से नियुक्त कर सकता है। और एक बार ऐसा हुआ भी है, सार्वभौमिक से नियुक्त हुए भी है। चौधरी चरण सिंह को सार्वभौमिक से राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया था प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया था। और चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री है जो संसद में भाग नहीं लिया, यानी लोकसभा में क्योंकि 4 माह रहे थे ये, तो इन्होंने कोई संसद में भाग नहीं ले रहे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री है। चौधरी चरण सिंह को
नीलम संजीव रेड्डी ने यानी स्पष्ट बहुमत न मिलने पर खुद किया था। फिर इनकी सरकार 4 साल सरकार इनकी चली थी, फिर इनकी सरकार गिर गई थी। ये यानी ये राष्ट्रपति की सर्वे की शक्ति से विजय कहते हैं। और अगर राष्ट्रपति को पदावधि यानी पदावधि जब दौर में पदावधि और ये 24 चरण जो कि 1979 में मिलती है। तो ये 79 90 79 में और पीछे तो दो में पदावधि दी हुई है। तो राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत कार्य करते हैं ये, यानी पदावधि है पीछे तो दो में, और पीछे तो दो में है राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत कार्य। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहती है। और अगर लोकसभा का विश्वास खो दिया तो इन्हें स्वतः हटना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव आने पर। अगर लोकसभा का विश्वास होने पर यानी अविश्वास प्रस्ताव आने पर हटना पड़ता है। ये अनुच्छेद पीछे तो 2 में दिया हुआ है। और अब हम देख रहे हैं यानी पीएम के कार्य क्या है। तो इनके हम देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन करना, विदेश नीति का निर्धारण करना, ये सभी इनके कार्य है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये। यानी पीएम के कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। जैसे हम देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं। यानी प्रधानमंत्री इनको बोलते फिर ये गठन करते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन करता है। और विभागों का बंटवारा करते हैं। विभागों का बंटवारा कोई भी हो, जल संसाधन विभाग, कोई बिजली विभाग सभी। और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं ये। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्षता करते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं इनकी सलाह से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति तो एक फूफा जी की तरह होते हैं, इनको मानना ही पड़ता है, मानने के लिए बाध्य होते हैं ये राष्ट्रपति तो। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग जो कि 1950 से योजना आयोग था और 2015 के बाद इसे नीति आयोग में बदल दिया गया। इनका नाम नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग पूर्व में 2050 से लेकर 2015 तक ये योजना आयोग था। ये पूर्व में योजना आयोग था और फिर इसका नीति आयोग नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा। और राष्ट्रीय विकास परिषद के ये अध्यक्ष होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं ये। और नीति आयोग ने देख लिया। और अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन मंत्रालय के भी अध्यक्ष होते हैं। और मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होते हैं। मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति और मंत्री के बीच की कड़ी होती है। और लोकसभा भंग करना, सत्र से बुलाना और करना,
ये इनके ही होता है, राष्ट्रपति को नाम मात्र के है। अगर अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिमंडल स्वतः निरस्त हो जाती है। मंत्री यानी मृत्यु या त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिमंडल स्वतः ही निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो गई थी, जैसे कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल जी नेहरू। इनका कार्यकाल भी देखेंगे, कार्यकाल के साथ में देखेंगे तो देखते हैं। तो ये वापस से एक बार रिविजन कर लेते हैं। लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है, यानी मेन इम्पोर्टेंट है, लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। और राज्यसभा के अगर लोकसभा बहुमत से नहीं हो तो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। अगर दोनों में से ना हो तो 6 माह के अंदर इनको दोनों में से एक ही सदस्य का ग्रहण करनी होती है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पीएम की। और अनुच्छेद 75 में दिया लोकसभा के बहुमत दल का नेता को नियुक्त किया जाता है, बहुमत दल के नेता नियुक्त किया जाता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा से भी सदस्य यानी राज्यसभा से भी नियुक्त हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 1966 में श्रीमती हमारी एकमात्र लेडी पीएम जो कि भारत की एकमात्र लेडी पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि 1966 में वो राज्यसभा से सदस्य थी। और एस.डी. देवगौड़ा जो कि 1996 में ये राज्यसभा से सांसद थे। और 2004 और 2009 से डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये भी दो बार कार्यकाल किया इन्होंने लगातार। तो ये भी राज्यसभा से थे। तो राष्ट्रपति किसी दल को स्पष्ट बहुमत अगर ना मिले तो राष्ट्रपति सह विवेक यानी प्रधानमंत्री को किसी यानी बहुमत दल का नेता होता है, अगर बहुमत ना मिले स्पष्ट बहुमत मिले राष्ट्रपति सह विवेक की शक्ति से प्रधानमंत्री बना सकता है। और अभी हमने वर्तमान में देखा है कि हमारे नरेंद्र जी मोदी जैसी 30वीं बार पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो ये किसी दल से बहुमत यानी बहुमत दल से प्रधानमंत्री बने। अभी बिहार से यानी हम देखते हैं कि श्रीमती नितिन गडकरी जी ने इनको बहुमत दिया था। तो ये यानी राष्ट्रपति सह शक्ति से भी नियुक्त कर सकता है। और पदावधि है इनकी 5 साल पीछे तो 2 में दी हुई है। राष्ट्रपति के बने रहते हैं पदावधि। और देखते हैं 5 साल तक इनका पद बना रहता है और विश्वास होने पर घटना पड़ता है। और उनके कार्य तो प्रधानमंत्री कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना और विभागों का बंटवारा करना और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी मंत्रिमंडल की जो भी बैठक होती है संसद में उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। और नीति आयोग हम देखते हैं नीति आयोग जो कि पहले में योजना आयोग था, ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम देखते हैं कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, कौन से प्रधानमंत्रियों के समय हम देखते हैं भारत चीन का युद्ध हुआ था जो नेहरू जी के समय था। 1965 का युद्ध हुआ था भारत चीन, वो भी नेहरू जी के मध्य था। और हम देखते हैं भारत चीन के युद्ध से पहले जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब 1954 में यानी भारत आज़ाद हो गया 47 में। और तब 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, यानी पांच समझौते ऐसे समझौते किए चीन के साथ भारत चीन भाई यानी भारत चीनी भाई का नारा दिया गया। और पंचशील समझौता हुआ चीन व भारत के मध्य, यानी नेहरू जी को शांति के लिए कहा जाता है, इसलिए नेहरू जी का जो समाधि स्थल है उसे शांति घाट कहा जाता है। और पंचशील समझौते के तहत यानी कि हम एक दूसरे के अखंडता को नहीं है, एक दूसरे को युद्ध नहीं करेंगे, भाई की भावना रखेंगे। 5 समझौते हुए उस समझौता यानी वो समझौता ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। वो समझौता हम देखते हैं 1954 में पंचशील समझौता हुआ था और 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया था। और 1960 में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता वो भी नेहरू जी के टाइम होता है, यानी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे।
और हम देखते हैं 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जब उज्बेकिस्तान, अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहाँ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। उस टाइम हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री नेता, यानी 1965 का जब भारतीय युद्ध हुआ था तब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और उस पे विजय, यानी चीन पे, यानी चीन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। फिर वो ताशकंद में फिर वो समझौते के तहत ताशकंद जाते हैं 10 जनवरी 1966 को, और 11 जनवरी 1966 को काश्मीर उनका निधन हो जाता है। पता नहीं आज तक ही उनकी मृत्यु का रहस्य बना हुआ है, उनके निधन का, लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी जिसमें वहाँ ताशकंद समझौते के तहत जा रहे थे, तभी किसी पत्रकारों ने भी पूछा भी था कि लाल बहादुर शास्त्री जी यानी कद में छोटे थे, तो उन्होंने किसी पत्रकार ने कहा भी था कि शास्त्री जी आप तो इतने कद में छोटे हो, और जो पाकिस्तान की वो भुट्टो थे, जुल्फिकार भुट्टो थे, वो कद में बड़े थे, तो वो कद में बड़े हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो कद में बड़े हैं तो क्या है, मैं तो सर झुका के बात करूँगा, वो नीचे सर, मैं तो सर उठा के बात करूँगा, वो सर झुका के बात करेगा। यानी कद में बड़ा और छोटा होने से कोई नहीं है, यानी महानता खुद में होती है, अपने आप में महानता है। और उन जैसी महान हस्तियाँ आज है ही कहाँ, और ऐसी महान हस्तियाँ हमारी भारत में हुई है। तो हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, यानी बहुमत दल का नेता होता है। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता, जिससे भी वरिष्ठ नागरिक होता है, जिससे भी बहुमत मिल जाता है वो मंत्रिमंडल में, उसको बहुमत दल के नेता को फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और पीएम की नियुक्ति हम देखते हैं कि राष्ट्रपति करता है, और राज्यसभा के सदस्य की तौर पर भी कर सकता है। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए भी है जो राज्यसभा से आए थे। और किसी भी दल में अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति सहमति की शक्ति से भी प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कर सकते हैं, और ये राष्ट्रपति कार्यकाल थे। तो मैं इसको मिटा सकती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन से प्रधानमंत्रियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, ये जगह इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं ना, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई तो राजीव गांधी ऐसी प्रधानमंत्री है जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु, वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय हुए थे। और राजीव गांधी हमारे ऐसे भी प्रधानमंत्री है जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और राजीव गांधी के कार्यकाल में हम देखते हैं पंचायती राज को, यानी पंचायती राज का उद्घाटन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दिया था 1959 में, लेकिन फिर 70 के दशक तक कोई कार्य नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं राजीव गांधी जब आती है 89 के, और 1989 के अंदर वो यानी 61वां संविधान संशोधन लाते हैं। फिर 21, यानी हमें ऐसे याद रखते हैं कि राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, और युवा को वो जगह देना चाहते थे, यानी 21 से 18 वर्ष वो जो वोट देने की आयु की गई, वो राजीव गांधी के कार्यकाल में की गई। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो कार्यकाल हम देखते हैं 16 साल 7 महीने जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 2 कार्यकाल के दौरान कार्य किया था। जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है 1947 से 1964। ये तो एक पहला कार्यकाल 1947 से 1962। और मनोनीत प्लस निर्वाचित हम देखते हैं 1947 से 1952 के बीच में कोई चुनाव नहीं होते। प्रथम चुनाव हमारे 1952 में हुए थे, तो 52 के बाद भी निर्वाचित होते हैं। तो पहले ये 1947 से 52 तक मनोनीत थे, यानी मनोनीत प्लस निर्वाचित। एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि मनोनीत प्लस यानी नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत प्लस
मनोनीत प्लस निर्वाचित, यानी 1947 से 1952 तक ये मनोनीत हुए थे और 1952 से 62 तक ये निर्वाचित हुए थे। यानी प्रथम आम चुनाव हुए थे, प्रथम मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे पीएम जो मनोनीत प्लस निर्वाचित हुए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संसद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। यानी संसद भारत के जब भारत संसद हुआ तो यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम पीएम थे, संसद भारत के प्रथम पीएम थे। और 1954 में पंचशील समझौता होता है। 1954 में 1954 में पंचशील समझौता, और पंचशील समझौता होता है भारत व चीन के मध्य, और भाई भाई का नारा दिया गया, भारत चीन में भाई भाई का नारा दिया गया है पंचशील समझौता, जो कि हुआ भारत प्लस चीन के बीच, और भारत चीन भाई भाई का नारा दिया गया, यानी नारा भारत चीन भाई भाई। यानी एक तरह से नेहरू जी शांति का प्रस्ताव रखते थे। यानी नेहरू जी जानते थे कि अभी देश आज़ाद हुआ है, तो इतनी आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, तो कहीं ना ऐसा हो कि युद्ध में ही यानी धन का युद्ध में ही ना लगाना पड़ जाए, यानी देश के विकास में कोई कार्य किया जाए, ना कि युद्ध के अंदर। तब इन्होंने ये पंचशील समझौता किया था, भारत चीन के युद्ध ना हो। लेकिन ये काफ़ी समय तक नहीं चला, और हम देखते हैं 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया था 1962 में। और 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। 54 में पंचशील समझौता, 1960 में सिंधु जल समझौता, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता, इसके समय भी प्राइम मिनिस्टर हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी लिख देते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और सिंधु जल समझौता जो भारत और पाक के मध्य हुआ, भारत प्लस पाक यानी पाकिस्तान, भारत प्लस पाक के मध्य हुआ सिंधु जल समझौता। और इस समय भी प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंचशील समझौते में जो पांच समझौते थे, यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और संपूर्ण आक्रमणता का ध्यान रखेंगे, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण साथ देंगे। ये पंचशील समझौता कहता है, 5 समझौते रखे गए, लेकिन इनका एक का भी पालन नहीं हुआ। 1962 में जाके भारत चीन युद्ध हो गया 1962 में। और 61 में गुट निरपेक्ष हुआ था 1961 में। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरीके से शांति के लिए बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे। 1961 में गुट निरपेक्ष हुआ था, 1961 में गुट निरपेक्ष, 1961 में गुट निरपेक्ष हुआ था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन और इसके तहत शांति समुदाय नहीं, इनका गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, नेहरू जी को कहा जाता है। गुट निरपेक्ष का जनक नेहरू जी को कहा जाता है। और हम देखते हैं कि अब्दुल नासिर मिस्र, ये अनेक कार्यकर्ता भी थे। और 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत पराजित हो जाता है, भारत प्लस चीन युद्ध। और हम देखते हैं अक्साई चीन वाला वो जो हिस्सा है, वो ये चीन हड़प लेता है, अक्साई चीन तक का। भारतीय सेना पराजित हुई थी, और अक्साई चीन का क्षेत्र वो हड़प लेते हैं 1962 में। और
1964 में इनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने कार्यकाल किया 16 साल 9 माह तक कार्य किया। 1964 में 1964 में कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। कार्यकाल के दौरान मृत्यु। तो हम देखते हैं कार्यकाल के दौरान हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। जो इनका कार्यकाल है काल, इन्होंने 16 वर्ष 9 माह तक काम किया, यानी काफी लंबे समय तक रहे थे ये प्राइम मिनिस्टर हमारे। और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर हम हमारे सेकंड प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हम देखते हैं ताशकंद समझौता इन्होंने किया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी इनके समय हुआ था, यानी सेकंड प्राइम मिनिस्टर है, सेकंड प्रधानमंत्री तो सेकंड प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं कि जिनके कार्यकाल में ज़्यादा कुछ हुआ तो हम करंटली हम देख भी लेते हैं। और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, भारत चीन का युद्ध इम्पोर्टेंट था और ताशकंद समझौता इम्पोर्टेंट है, तो वो अगर हम देखेंगे पंजीर समझौता इम्पोर्टेंट था, तो ये हमने देख लिया। गुट नेटवर्क समझौता ये इम्पोर्टेंट था, ये हमने देख लिया। सिंधु जल समझौता इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हुए वो हम देख लेंगे। ज़्यादा इतना डीपली जाने को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे नहीं, यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा डीपली बोलते हैं और आरएस तक का तो ये एनफ है, बहुत ज़्यादा है ये। 1900 सेकंड प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु हुई जवाहरलाल नेहरू जी व लाल बहादुर शास्त्री जी की। इनकी मृत्यु के बाद यानी इनका शासनकाल है 1964 से 1966 और इनका 2 वर्ष का कार्यकाल रहा था। और हम देख लिया 1966 में जब ताशकंद समझौते के तहत जाते हैं, वहाँ 8 में निधन हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। वे 1964 यानी 1965 भारत चीन युद्ध हुआ था इनके मध्य, ये इस समय के प्रधानमंत्री थे। सन 1965 और 65 में भारत पाक युद्ध, और भारत पाक युद्ध में हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने सोचा लो चीन से है हमारे, तो पाकिस्तान ने इसका फायदा उठा के पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया और हमने पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दिया, यानी इनको हरा दिया। तो ये यानी एक तरीके से भारत पाकिस्तान युद्ध जब भारत की विजय हुई तो शास्त्री जी की एक मान, यानी शास्त्री जी की एक विशेष छवि बन गई, विदेशों में विशेष छवि बनकर उभर कर सामने आई। तो शास्त्री जी ताशकंद यानी संयुक्त राज्य में यानी उसने ये समझौते के तहत ये भारत पाकिस्तान युद्ध रुका था, उसके समझौते के तहत, और उस समझौते के तहत ही ताशकंद समझौते के तहत ये लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ गए थे 1965 में। और हम देखते हैं 1965 में अकाल पड़ा था, तो 6 जवान यानी इसमें पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में दिया था। जय जवान जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, क्योंकि उस समय जवानों की भी जरूरत थी और किसानों की भी जरूरत थी। यानी फिर हम देखते हैं हरित क्रांति इनके समय भी आई थी, यानी एक तरीके से क्रांति आ गई थी। फिर यानी इन्होंने किसानों व जवानों में जोश भरा था इस नारे को देके। जय जवान जय किसान ये नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का था ये नारा। और इन्होंने इसके तहत यानी फिर ये ताशकंद समझौते के तहत जाते हैं सोवियत संघ द्वारा, यानी सोवियत संघ ने इनको भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। और इसके तहत ताशकंद समझौता होता है 1966 में हरित क्रांति होती है, 1966 में हरित क्रांति होती है, क्योंकि इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और किसान इससे
इससे इससे हस्ताक्षर हुए थे और इससे पकड़ हरित क्रांति हुई थी। 1966 में हुई थी हरित क्रांति। और हम देखते हैं सोवियत संघ द्वारा ताशकंद समझौता किया गया। सोवियत संघ द्वारा ताशकंद समझौता ताशकंद जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौते के तहत हम देखते हैं कि वहाँ लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। और हम देखते हैं 11 जनवरी अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की निधन हो जाता है। और आकस्मिक निधन होता है इनका, आकस्मिक निधन होता है। पता ही नहीं, आज तक ही रहस्य बना हुआ है कि इनका निधन कैसे हुआ है, पता नहीं। फिर हम देख रहे हैं अगली प्रधानमंत्री बनती है हमारी लेडी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि उसमें के 30 नंबर की प्रधानमंत्री। और तीसरी प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल 1966 से 77 प्रथम कार्यकाल। 3rd नंबर की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जिनका कार्यकाल है 1966 से 77, 1977 और 1976। और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी अब तक की, यानी प्रथम क्यों, अभी तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं है देश की अब तक की। ऐसे लिख सकते हैं हम, देश की अब तक की महिला प्रधानमंत्री। जैसे जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस समय उनकी चाबी हाथ में सोनिया गांधी जी के हाथ में थी, लेकिन अभी तक विशेष कुर्सी पे अडिग नहीं हुई है अभी तक। तो देश की अब तक की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो 1966 से 1977 है उनका प्रथम कार्यकाल। ये 3 बार प्रधानमंत्री रही थी हमारे भारत की। और इनके समय हम देखते हैं, इनके समय बहुत काफी हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 1975 में आर्थिक अशांति के लिए आपातकाल लगा था। 1974 में पोखरण जैसलमेर में जो पोखरण में जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। यानी इंदिरा गांधी के समय मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य बहुत हुए थे। तो हम देखते हैं कि प्रथम हम देख लेते हैं 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उनकी छवि एक तरीके से, यानी गरीबों के अंदर उनकी छवि, यानी पहले बैंकों में बड़े बड़े लोग ही जाते थे, फिर इन्होंने 14 बैंकों, यानी एक और से आई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी आम लोगों के लिए बैंकें को लगी। तो उनकी एक छवि अच्छी छवि बन के उभर के आई थी। 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये राष्ट्रीयकरण भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसमें लेडी प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी। और 1971 में हम देखते हैं 26वां संविधान संशोधन आया था और पीवीएस समाप्त कर दिया गया, यानी जो भी राजा महाराजा थे इनकी जो पेंसिलें थी वो समाप्त की गई थी 1971 में। 1971 में पीवीएस समाप्त, यानी जो भी राजा महाराजा थे उनको पेंसिलें मिलती थी वो समाप्त कर दी गई 1971 में। और 1971 में भारत पाक युद्ध एवं भारतीय सेना, यानी 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। 1971 में भारत पाक युद्ध, इसमें विजय हुआ था भारत। और एक विदेश में एक अलग ही छवि बन चुकी थी इंदिरा गांधी। यहाँ तक आते थे इंदिरा गांधी ये सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बन चुकी थी 1971 में आते थे।
और 1972 में देखते हैं शिमला समझौता हुआ था। इसके तहत हुआ था शिमला समझौता, यानी इस समय पाकिस्तान हार चुका था। फिर शिमला समझौता हुआ था 1972 में। शिमला समझौता, ये शिमला समझौता के टाइम ही प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी थी। शिमला समझौता, और शिमला समझौता के किस समय प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी। यहाँ आते आते इंदिरा गांधी जी की एक छवि, एक वरिष्ठ नेता की छवि बन चुकी थी। और हम देखते हैं 18 मई 1974 पोखरण जैसलमेर राजस्थान में, तो पोखरण में प्रशिक्षण हुआ था 18 मई 1974 और पोखरण जैसलमेर में प्रशिक्षण हुआ था। और यहाँ एक हमारे विदेशों में हमें हमारे भारत की पहचान बनी थी। और 25 जून को हम देखते हैं, 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लगा था। ये इंदिरा गांधी के समय लगा था 25 जून 1975, आंतरिक अशांति के लिए। यानी हम देखते हैं कि 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, होनी स्वाभाविक है, होनी थी। और फिर को ये पेश संख्या दिया, यहाँ भी खर्चा लगा, तो इससे जनता में एक तरीके से मतलब आक्रोश कर गया। तो 1975 में यानी आंतरिक अशांति के लिए इनको यानी इनकी गद्दी का यानी इनकी गद्दी पे एक तरीके इनकी गद्दी छीनने का तक आ गया। तब इनको आंतरिक अशांति के लिए यानी वो आपातकाल गया आंतरिक अशांति के लिए, आपातकाल गया। और नेहरू जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके समाधि स्थल को कहा जाता है समाधि स्थल। इनके समाधि स्थल को कहा जाता है शांति। और लाल बहादुर शास्त्री जी भी इनके समाधि स्थल को कहा जाता है विजयघाट। इनके शांति घाट, इनको विजयघाट कहा जाता है। यह समाधि स्थल है। और आंतरिक अशांति आपातकाल लगा इंदिरा गांधी के समय, जो कि दो साल तक लगा था आपातकाल। और 1976 में हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ था। वो भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 1976 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन ये आपातकाल के दौरान हुआ था। और ये इस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। इनके समय 42वां संविधान संशोधन लाया गया। और 1900 यानी गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने नारा भी दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी ने नारा भी दिया था। और फिर हम देखते हैं 1977 में यानी 77 से 79 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि आपातकाल के बाद जब चुनाव होते इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार चुकी थी। तो 1976 से 1979 मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री। 1976 से 1979 मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री। और मोरारजी देसाई के समय हम देखते हैं संपत्ति का अधिकार 1978 संविधान संशोधन आया था, 44वां संविधान संशोधन आया था। संपत्ति का अधिकार ये मोरारजी के टाइम आया था। इसमें मोरारजी थे इसमें प्रधानमंत्री।
और 1984 से 87 फिर वापस इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई। और बीच में चौधरी चरण सिंह भी आए थे। इन्होंने हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था, ऐसे प्रधानमंत्री थे। फिर हम देख लेते हैं राजीव गांधी, क्योंकि हमारे मोस्ट है राजीव गांधी। राजीव गांधी देख लेते हैं। और राजीव गांधी से पहले एक बात और बता देती हूँ कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो कार्यकाल यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री उस समय के वशिष्ठ नागरिक थे गुलजारी लाल नंदा, इनको बनाया गया था पीएम। कार्यवाहक पीएम गुलजारी यानी आखिरी दिन होगा तो इनको बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी का आखिरी निधन हुआ तभी इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। यानी गुलजारी लाल नंदा ऐसे पीएम ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दो कार्यकाल यानी इन्होंने 2 कार्यकाल किया था इनके। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं राजीव गांधी के बारे में, जो कि हमारे राजीव गांधी जो कि हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और उन्हें पंचायती राज में कार्य भी किया था। 1984 से 89 के बीच में राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से 89 के मध्य। और हम देखते हैं 1900 फिर वापस एक बार 84 से पहले पर इंदिरा गांधी भी बनी थी। और इंदिरा गांधी ने एक श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया था, ऑपरेशन वेक्टर चलाया था। और जो अमृतसर में दंगा फैला था उनके साथ फिर इंदिरा गांधी को यानी वहाँ के सिखों ने इंदिरा गांधी सिख वो गार्ड था उनके द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। फिर राजीव गांधी बने 1984 से 89 के बीच में। और 1989 में हम देखते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान यानी 61वां संविधान संशोधन भी आया था। और इस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई वोट की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष। इस समय पीएम ये राजीव गांधी थे इस समय के पीएम। और पंचायती राज का शुरुआत भी राजीव गांधी को कहा जाता है। पंचायती राज का हम देखते हैं सर 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। 70 के दशक में कोई कार्य नहीं हुआ। फिर 80 के दशक में राजीव गांधी आए, फिर उनके कार्यकाल को पंचायती राज का शुरुआत कहा जाता है। पंचायती राज का शुरुआत ये शुरुआत इनके राजीव गांधी के कार्यकाल को कहा जाता है पंचायती राज का शुरुआत। और हम देखते हैं 52वां संविधान संशोधन जिसे दल बदल के यानी 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के इन्हीं के कार्यकाल में आया था 1920 को। और 61वां संविधान संशोधन जो कि 21 से 18 वर्ष वोट की आयु की गई ये भी इनके समय आया था। और बोका स्टॉप घोटाला 1987 में इनके समय था। और ऑपरेशन पवन 1987 और ऑपरेशन पवन जो कि श्रीलंका में चलाया गया था ये इनके कार्यकाल में था राजीव गांधी का। ऑपरेशन पवन ये पवन श्रीलंका में जो लिटे के थे उनके विरुद्ध था। लिटे यानी तमिल थे श्रीलंका में, हमारे तमिल रहते थे वो लिटे के लिए था ऑपरेशन पवन। इसमें हम नीचे हुए थे ये 1987 में आया था ऑपरेशन पवन 1987 में इनके यानी राजीव गांधी के कार्यकाल में था ऑपरेशन। और पीवी नरसिंह राव 1989 से 90 में आए थे। और पीवी नरसिंह राव के समय हम देखते हैं 1990 में
यानी ओबीसी को 27% कोटा मिला था। वो आरक्षण में ये पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में थे, यानी पीवी नरसिंह राव पीवी नरसिंह राव इनका कार्यकाल है 89 से 90। और 1990 में हम देखते हैं कि ओबीसी को आरक्षण 27% आरक्षण मिलता है, 27% आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को। यह पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में दिया जाता है। इस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव थे, 27% दिया जाता है। और फिर इनके यानी मंडल की ये ओबीसी का मंडल की सिफारिश की है, मंडल की सिफारिश पर फिर अगले प्रधानमंत्री आते हैं चंद्रशेखरन। और चंद्रशेखरन ने यानी राजीव गांधी की वोट कार्यकाल के दौरान यानी प्रचार के यानी ऐसे प्रधानमंत्री जिनका प्रचार कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, यानी इनका निधन हुआ, ये राजीव गांधी थे। और फिर आते हैं चंद्रशेखरन। और फिर चंद्रशेखर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। और अटल बिहारी वाजपेयी ये सबसे कम कार्यकाल वाले, 13 दिन कार्यकाल किया अटल बिहारी वाजपेयी, कम कार्यकाल वाले पीएम 13 दिन। ये अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इनकी सरकार गिर गई और सरकार गिर के फिर अटल बिहारी वाजपेयी को दूर बनने से। और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसमें प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल थे। 1999 का कारगिल युद्ध हुआ, उसमें इंद्र कुमार गुजराल थे प्रधानमंत्री, पीएम इंद्र कुमार गुजराल थे इस समय पीएम। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री सन 2014 से लगातार नरेंद्र जी मोदी है। तो ये था हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिनका अनुच्छेद यानी ये लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है प्राइम मिनिस्टर, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी तरह ये कहता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है। और अगर दोनों राज्यपाल हुए लोकसभा और राज्यसभा में कोई से में से अगर सदस्य न है तो 6 माह के अंदर इसकी सदस्य ग्रहण करनी पड़ती है। और फिर हम देते हैं पदावधि 2 में पदावधि दी है, यानी राष्ट्रपति की प्रशांत कार्य करता है। और लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव आने पर इनको हटाया जाता है। और इनके कार्य क्या होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, विदेश नीति बनाते हैं, इनकी यानी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं, ये इनका कार्यकाल है। फिर हमने देखा प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो प्रथम प्रधानमंत्री होते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका कार्यकाल 1947 से यानी प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जो कि निर्वाचित प्लस निर्वाचित होते हैं। मनोनीत इसलिए होते हैं तो 1952 में पहली बार प्रथम चुनाव हुआ था, उससे पहले ये 1947 से 52 तक मनोनीत यानी नॉमिनेट हुए थे। फिर इनको निर्वाचित किया गया था 1952 से 1962 तक ये नॉमिनेट, यानी इनके समय में 1954 में पंचशील समझौता हुआ भारत-चीन के मध्य, भारत-चीन भाई के नारे दिए गए पंचशील समझौते के बाद। फिर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। फिर 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, इसके जनक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और फिर 1962 में भारतीय सेना पराजित हुई। और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। फिर यानी 54 में तो पंचशील समझौते भारत चीन भाई के नारे दिए गए, 62 में युद्ध हो गया। 1964 में कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी। 16 वर्ष और 9 माह तक इन्होंने कार्यकाल किया। और सेकेंड हमारे प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर, और इनके समाधि स्थल को शांति घाट कहा जाता है, यानी ये शांति का ही प्रस्ताव रखते थे पंडित नेहरू जी, तो इनके समाधि स्थल को शांति घाट कहा जाता है। फिर दूसरे प्रधानमंत्री जी हुए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल 1964 से 1997, यानी ये मात्र 2 साल रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ताशकंद समझौते रहता है तो इनकी आकस्मिक निधन हो जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, उसके तहत ही इस युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। और 1966 में हरित क्रांति भी होती है। और
हम देखते हैं भारतीय युद्ध इनकी युद्ध की यानी इनको युद्ध को रुकवाया था सोवियत संघ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का वो उसमें सोवियत संघ नाम था और सोवियत संघ द्वारा ताश समझौता के तहत 10 जनवरी 1967 को ताश समझौता हुआ और अगले ही दिन 11 जनवरी 1967 को लाल बहादुर शास्त्री आश्रम निधन हो जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को ये विजय हुए थे तो इनके 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 समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। मैंने कैसे किया होता है और थर्ड प्रधानमंत्री हुई थी हमारी लेडी प्रधानमंत्री आज तक की एकमात्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और 1966 से 1977 के थे इनका प्रथम कार्यकाल था और प्रथम कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1971 में पीवीएस के समाप्त कर दिया यानी हमारे एकीकरण के समय राजा महाराजाओं को एकीकरण में यानी रियासतों को मिला गया फिर उनको राजा महाराजाओं को यानी पेंसिलें दी जाती थी उनको तो वो पेंसिलें बंद की गई पीवीएस समाप्त किया गया 1971 में और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ यानी बांग्लादेश को आज़ाद कराया और हमने यहाँ भी जीत प्राप्त की 1971 में फिर 1972 में इसके तहत समझौता होता है इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो थे वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके बीच में और फिर हम देखते हैं कि 1966 में आखिरी निधन हो जाता है फिर अगले कार्यकाल में अगले राजीव गांधी का कार्यकाल है 1984 से 89 और पंचायती राज का समकालीन को कहा जाता है। पंचायती राज शुरू तो नेहरू जी ने किया था लेकिन समकालीन राजीव गांधी कार्यकाल कहा जाता है और राजीव गांधी से प्रधानमंत्री सर्वाधिक युवा प्रधानमंत्री थे जो 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे और 1961 का संविधान संशोधन जो कि आया 61 का संविधान संशोधन के तहत वोट की आयु 21 से घटा के 18 की गई राजीव गांधी के समय की गई और 1987 में ऑपरेशन पवन चलाया गया जो कि श्रीलंका में लिटे के तो उनके खिलाफ चलाया गया तमिल थे उनके खिलाफ वो 1987 में ऑपरेशन पवन की उस टाइम पीएम हमारे ये थे राजीव गांधी थे और फिर हम देखते हैं कि सिंधु इसके तहत इनको राजीव गांधी को बना दिया जाता है और फिर इंदिरा गांधी के समय 1966 में 42 सुधार संशोधन आया था और जिसे हमें लघु संविधान की संज्ञा देती है 1966 में आया था और तो बड़ा सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो 16 अगस्त 9 मार्च लेके और इंद्र कुमार गुजरात 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ उस समय के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजरात थे और 1966 यानी मोरारजी देसाई 44 सुविधा संशोधन मोरारजी देसाई के कार्यकाल में आया था 44 सुविधा संशोधन और 1990 में ओबीसी को 27% दिया गया उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और आगे हम देखते हैं मंत्रिपरिषद में 15% यानी 91 से 2003 आया 2003 के तहत यानी मंत्रिपरिषद में 15% की मंत्री रह सकते यानी हमारे राजस्थान में जैसे 200 विधानसभा की 200 सीटें हैं तो 200 का 15% हुए 30 सीटें यानी मुख्यमंत्री को मिला के 30 सदस्य कार्य कर रह सकते हैं। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री। दोस्तों कैसी लगी क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री। यहाँ से सवाल बहुत आएंगे, यहाँ से पंचशील समझौता, सिंधु समझौता, गुटनेट का समझौता जो भी है इनके कार्यकाल के दौरान जो भी युद्ध है किस प्रधानमंत्री समय कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा समझौता हुआ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्लास को लाइक और शेयर करो दोस्तों, अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करो। इस क्लास का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताते नहीं क्या कमी है क्या नहीं, बताया करो और अपने छोटे भाई बहन जो भी है उनको शेयर करो। साथ दो दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।